नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज बात होगी और भीषण होते अमेरिका, इजराइल और ईरान के हालातों की। साथ ही बात होगी पश्चिम एशिया के ताजा स्थिति की और इसके अलावा बात करेंगे नेपाल की, जहां आम चुनाव में पहली बार डिजिटल पीढ़ी यानी कि युवा सीधे तौर पर सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। और तो और होंगी दुनिया भर की तमाम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भीषण हुआ ईरान पर इजरायली हमला, ईरानी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा, सुरक्षा मुख्यालयों को बनाया निशाना। ईरान की खाड़ी देशों पर पलटवार, सऊदी तेल रिफाइनरी पर फिर ड्रोन हमला। ईरान जंग के बीच इजराइल ने खोला हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा, बेरूत समेत अन्य ठिकानों पर बरसाए बम। दक्षिणी लेबनान के खियाम शहर में घुसी इजरायली सेना, नागरिकों को तुरंत क्षेत्र खाली करने का निर्देश। श्रीलंका तट के पास डूबा ईरानी जहाज, 101 लोग लापता, लगभग 180 लोग थे सवार। श्रीलंका ने कॉल मिलने पर भेजी मदद, पनडुब्बी हमले से किया इनकार। जेन ज़ी आंदोलन के बाद नई करवट लेने के लिए बेताब नेपाल, 1 करोड़ 90 लाख से अधिक मतदाता कल डालेंगे वोट। करीब 3,500 उम्मीदवारों का होगा फैसला, ओल्ड बनाम न्यू गार्ड की लड़ाई। फिलीपींस की उप राष्ट्रपति सारा दुतेर्टे के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, संसद की समिति ने सदन को भेजा प्रस्ताव, 54 मतों से दी मंजूरी। और आइए अब शुरुआत करते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग का 5वां दिन और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इजराइल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि ईरान जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान याक 130 को मार गिराया और कई सैन्य ठिकाने तबाह किए। उधर पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी बल अब तक लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमला कर चुके हैं। खाड़ी में तनाव बढ़ चुका है, तेल ठिकाने निशाने पर हैं और होर्मुज जल डबरू मध्य में भी साया जो है वो गहराता जा रहा है। ऐसे में क्या ये जंग अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने जा रही है? क्या है हालात? आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का 5वां दिन, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल का तेहरान पर हमला व्यापक और भीषण होता जा रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने तेहरान के ऊपर एक ईरानी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक तेहरान में एक ईरानी याक 130 युद्धक विमान को मार गिराने के लिए F-35 विमान का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ईरान की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले आईडीएफ ने तेहरान में आंतरिक सुरक्षा फोर्स और अर्धसैनिक टीम बसीज के 4 ठिकानों पर बम बरसाए थे। बसीज वही संगठन है जिसने ईरान में सरकार के खिलाफ हुए व्यापक प्रदर्शनों को कड़ाई से दबाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इजरायली सेना का कहना है कि दर्जनों मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करने के बाद भी ईरान के पास मिसाइल दागने की काफी क्षमता अभी भी बनी हुई है, लिहाजा इन्हें पूरी तरह से नष्ट करने तक हमला जारी रहेगा। इस बीच पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी बलों ने ईरान में अब तक लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमला किया है। इन हमलों में ईरान की वायु सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर करने, ईरान के सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों, लॉन्चरों और ड्रोनों को नष्ट करने और 17 जहाज तबाह करने का दावा किया है, जिसमें एक पनडुब्बी भी शामिल है। 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। करीब 2000 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बम गिराने वाले विमान शामिल हैं। ईरान शनिवार को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के प्रतिशोध में पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर फिर एक ड्रोन आकर गिरा है। यह देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। कुछ दिन पहले भी इस रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ था। इससे पहले सऊदी ने 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपनी और निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। वहीं कुवैत को बुधवार को भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों का सामना करना पड़ा। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखने का दावा किया है। ये तेल और गैस सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। वहीं ईरान ने किसी भी तरह की वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जारी परमाणु बातचीत के बीच हमला करके कूटनीति के साथ धोखा दिया है।
खबरों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई शनिवार को हुए इजराइल अमेरिका के हमले में सुरक्षित बच गए हैं और नए लीडर चुने जाने के प्रबल दावेदार हैं। इस हमले में खामनई और उनकी पत्नी सहित कई लोगों की मौत हो गई थी। मुश्तबा खामनई अयतुल्लाह खामनई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्स ने कहा है कि अगर अली खामनई के बाद ईरान में जो भी नया नेता बनेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। कार्स ने यह भी कहा कि नाम या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजराइल उसे ढूंढ लेगा। तो साफ तौर पर यह स्थिति बहुत कुछ कहती है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। बहुत स्वागत आपका गुलशन जी। उसी के साथ सबसे पहला सवाल कि अभी मौजूदा स्थिति क्या कहती है कि आखिर भविष्य कैसा होने वाला है? क्या इसी तरह की कमोवेश स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया कि मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जैसा हमने शुरू में यूक्रेन के युद्ध में भी देखा था कि रूस को लगा था एक दिन में 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जी। और अभी 4 साल हो गए हैं, युद्ध वहाँ पे जारी है। अब यहाँ पे ये है कि मुझे लगता है अमेरिका इसराइल को लगता था कि 1-2 दिन में जल्दी से इसको निपटा के उसके बाद सब तख्ता पलट करके वहाँ पे कुछ ना कुछ नए किस्म की वहाँ पे सब कुछ बदला जाएगा, लेकिन वो अभी कुछ ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अब दोनों तरफ से निश्चित तौर से बहुत से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि 1,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और इसराइल और अमेरिका जो है वो काफ़ी व्यापक तौर से वहाँ पे, क्योंकि उनके पास बहुत असला है, सब साजो सामान है, तो हमले कर रहा है। लेकिन अभी भी जो है दो चीज़ें जो हुई हैं सबसे जो गंभीर है भारत के लिए, एक तो ये है कि ये जो अभी मामला सिर्फ इसराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है। हम्म। अभी ये पूरा व्यापक जो है आगे तक, जैसे वही उनकी जो नीति है ईरान की, कि इसको पूरा एक रीजनल कन्फ्लिक्ट के रूप में इसको बना दिया जाए, हम्म। और कितने कंट्री उसके अंदर चपेट में आ गए हैं, और सभी के, क्योंकि अब अभी तक वहाँ पे सिर्फ ईरान अपने हमले कर रहा है, अभी तक उन्होंने कोई जवाबी हमला इस तरीके से ईरान पे नहीं किया है। लेकिन अगर कोई दूसरे कंट्री, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे यूएई है या कतार है, अगर वो भी बीच में अगर कूद जाते हैं तो और ज़्यादा गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन ये बात अभी बिल्कुल सही है कि ईरान के पास उनका नुकसान जरूर बहुत हुआ होगा, और अभी जैसे दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि उनकी नेवी को हमने पूरा ख़त्म कर दिया, उनकी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी मिसाइलों के, अभी भी ड्रोन्स के हमले जारी हैं, हम्म। और कितने भी सुरक्षा के प्रबंध इसराइल में हो चाहे दूसरी जगह पे हो, उसके बावजूद भी काफ़ी जगह पे नुकसान जो है हुआ है, और अमेरिकन कॉन्सुलेट्स हैं, अमेरिकन एम्बेसीज हैं, और अमेरिका के और कई अड्डे हैं इस पूरे इलाके में। आप जानते हैं अमेरिका के बहुत सारे अड्डे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जो एक व्यापक एक उसका पूरा अफरा तफरी का जो माहौल बन गया है, और भारत के लिए निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के लिए तो एक चिंता ये है क्योंकि हमारे तो इसराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं हमारे, और ईरान के साथ, और बाकी जितने देशों के ऊपर हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, उनके साथ भी संबंध हमारे काफ़ी अच्छे रहे हैं सबके साथ। और आप जानते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय वहाँ रहते हैं, और हमारा व्यापार का, हमारा एनर्जी का एक बहुत बड़ा वहाँ से एक लिंकेज है। तो किसी भी किस्म की अगर वहाँ पे ये अस्थिरता की स्थिति अगर लंबी चलती है, और अभी आसार नजर ये आ रहे हैं, क्योंकि तुरंत अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, जी। और क्योंकि अगर अभी तक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ा अभी मामला लटक गया है, और अगर ये थोड़ा और लटकता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो इतने बड़े जो हमारे लोग हैं, हमारा जो सारा एनर्जी का जो वहाँ से हमारा आयात होता है, तो उसके ऊपर के एक सवालिया चिन्ह लगते हैं कि, और अगर कहीं भी किसी भी एक देश के अंदर भी थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं तो वहाँ से तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन ये अभी ये बात सही है कि ये
जैसे दावे पहले किए जा रहे थे अमेरिका और इसराइल से, वैसी बात अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। भले ही उन्होंने बहुत व्यापक तरीके से नुकसान ईरान का जरूर किया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के उन देशों का क्या जिनका इससे कोई सीधे तौर पर लेना देना नहीं है, जो बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन पर भी अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या वहां की भी जो स्थिति है वो पहले से ज्यादा दयनीय बनी हुई है, या वहां पर अभी भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की जा रही हैं जिनसे इन देशों पर सीधे प्रभाव ना पड़े? नहीं, अभी तक तो ये बात सही है कि जैसे आपने कहा कि उन देशों का कोई सीधा इससे ताल्लुक नहीं है, चाहे वो ये सऊदी अरेबिया है या कतार है या यूएई है और जितने बहरीन है जहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से अब उनको तो लगता है, क्योंकि उनके तो एग्जिस्टेंशियल ये एक मामला है। हम्म। क्योंकि अगर वो, उनको ये भी पता है कि अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट बहुत दूर है, उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इसराइल के ऊपर एक पूरी सुरक्षा का जो डोम वहां पे लगी हुई है, उतना उनके ऊपर हो असर डायरेक्ट उतना तेजी से नहीं होगा। लेकिन उनको ये लगा है, ये अगर ये भी, क्योंकि उनकी परिभाषा के मुताबिक, क्योंकि ये भी अमेरिकन अड्डे हैं यहाँ पे, जी। तो क्योंकि ये भी अमेरिका का एक तरीके से साथ दे रहे हैं ये हम्म। दो लोग, तो हमारे लिए वो भी एक लेजिटिमेट टारगेट है। तो उन्होंने वही उसको कोशिश कर रहे हैं उसी तरीके, और उसका उनको शायद कुछ उसका फायदा भी मिल रहा है एक तरीके से, क्योंकि चिंताएं, और उनको ये भी लगता है क्योंकि अगर उनके ऊपर अटैक होंगे, चाहे वो यूएई के ऊपर हो या कतार के ऊपर हो, तो हो सकता है वो भी अपना दबाव जो है अमेरिका के ऊपर बनाएं कि भाई इसको आप जल्दी से ख़त्म करिए इसको, क्योंकि उसके उनके पास बहुत देर तक उसको सुरक्षा करने की शायद असला सामान शायद नहीं रहेगा बहुत देर हम्म। तक। तो जैसे ही अगर ये लंबा खिंचता है, और ऑलरेडी अब ये 5वां दिन है जैसे आप देख रहे हैं, जी। तो इसके लिए उनके लिए भी चिंताएं बढ़ेंगी, और उसके ऊपर एक नया मोड़ एक तरीके से ये जो है सारा जो युद्ध है लेगा। तो ये जो उनकी पहले की जो मुझे लगता है नीति थी कि आसानी से एक तख्ता पलट कर दिया जाएगा, जैसे हम्म। उन्होंने वेनेजुएला में किया था, लेकिन अब सबको लग रहा है कि इतना आसान शायद वहां पे नहीं होगा। लेकिन अभी क्योंकि युद्ध है, उसके अंदर एकदम पूरी भविष्यवाणी कोई भी किसी तरीके से करनी बहुत मुश्किल है। हम्म। लेकिन मामला अभी काफी पेचीदा और थोड़ा गहराता ऐसे नजर में आता है। अब जो सवाल आता है गुलशन जी कि ईरान की स्ट्रेटेजी आखिर क्या हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो हम अमेरिका और इजराइल को देख रहे हैं जो काफी ताकतवर हैं, उनके आगे ईरान का अगर जो स्टेप निकलकर सामने आता है, जिस तरह से वो मुंहतोड़ जवाब देने की जो कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि वहां पर किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं और कैसे इन देशों के साथ जो आगे चल के जो रणनीतियां हैं उसमें कितना बड़ा फेरबदल नजर आता है, और इन दोनों की ताकतों को अगर हम कंपैरिजन करें तो वहां पर क्या कुछ आपको लग रहा है कि कैसे ईरान जो है वो अपनी बात आगे रख पाएगा? देखो, ईरान के लिए तो सबसे पहले जो अभी मौजूदा वहां पे जो भी सत्ता में हैं लोग, हम्म। उनके लिए सबसे पहला तो अपने आप को बचाना, और वहां पे ईरान की जो वहां की अपनी प्रभुसत्ता है उसको बचाने का है। हम्म। तो उसके लिए अब निश्चित तौर से अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून को देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की तो पहले ही धज्जियां अमेरिका सब जगह उड़ा रहा है। किसी भी आप इस तरीके से क्योंकि बातचीत का हल जो ईरान की तरफ से ये कहना कि हम तो बातचीत कर रहे थे हम्म। और बातचीत काफी आगे बढ़ रही थी, उसको बातचीत को बीच में ही तोड़ के उन्होंने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया है। हम्म। तो इसलिए अब वो कानून की बात और अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या कहता है क्या नहीं कहता, ना अमेरिका की तरफ से कुछ वो उसका कोई पालन किया लेकिन गया है ट्रंप ना। ने इस बात को कहा था कि ईरान ने देर कर दी बातचीत करने में भी, और इन हालातों को देखते हुए। अब देखिए, वो तो दोनों तरफ की बात है। वो कह रहे हैं देर कर दी, उन्होंने कहा कि हमारी तो बातचीत बिल्कुल कंप्लीट होने वाली थी, उन्होंने ही बीच में हमला कर दिया। हम्म। अब क्या सच है क्या गलत है, वो तो अब दोनों वही जानते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें ईरान को अपने आप को बचाना है, अपनी जो वहाँ की जो लीडरशिप है उनको बचाना है। उसके बाद निश्चित तौर से वहाँ पे काफ़ी बड़ा हमला हो रहा है हम्म। और उनका नुकसान भी हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि उनका अपनी जो स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से अभी भी दूसरे जो खाड़ी के देश हैं उनको बीच में उलझाया जाए, हम्म। और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जो बेसिस है अमेरिका के, अगर उनको उन्होंने काफी कुछ नुकसान पहुंचाया है, अगर नुकसान बहुत अधिक भी नहीं पहुंचा है, लेकिन वो वहां से अभी ऑपरेट करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कई जगह हम्म। से। हम्म। तो इसलिए दिक्कतें अमेरिका के लिए भी थोड़ी बढ़ेगी। हम्म। और क्योंकि लगातार चाहे कहीं भी एक छोटा ड्रोन गिरता है या कुछ और मिसाइल गिरता है, भले उसका कोई व्यापक वहां पे प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स वहां पे बंद हो गए, जिस तरीके से बिल्कुल। अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, हम्म। तो उससे उनको जो
सीधी डायरेक्ट जो बात ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच वाली बात को उन्होंने थोड़ा सा उसको फैला दिया है। उस फैलाने का मुझे लगता है उनको कुछ फायदा अभी तक जरूर मिल रहा है। और जो सॉफ्ट टारगेट उनको लग रहा है यूएई था, उसके ऊपर उन्होंने काफी फोकस किया है, वहां पे किया। अब उसका लंबे समय में जाके आपस में इन सब देशों में क्या उनकी उसका प्रभाव पड़ेगा उनकी विदेश नीति पे, उनकी आपस के संबंधों पे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ईरान के लिए सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने आप को बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज जो उनकी स्ट्रेटेजी है, और किस तरीके से थोड़े बहुत वो जो अपने हथियार हैं उनको अगर वो बचा के रख पाते हैं, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, क्योंकि वो उसी के ऊपर बहुत बड़ा फोकस उनका पहले से ही रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा उनको क्योंकि काफी निगाह में थे पश्चिमी देशों के, अमेरिका के, तो उनको बहुत बनाने नहीं दे रहे थे बहुत सी चीजें। तो वो छोटी टेक्नोलॉजी से जो चीजें, मिसाइल के ऊपर उन्होंने बहुत अपना काम किया है। अगर वो उनको बचा पाते हैं, क्योंकि अब जो फोकस मुझे लगता है अमेरिका का, इसराइल का, वो ये है कि अगर उन्होंने उनके लिए बहुत आसान नहीं, अपनी एयरफोर्स का जो भी बची है उसको चलाने के लिए, नेवी को भी वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, हो सकता है कर भी दिया हो। तो लेकिन अगर उनकी क्षमता किसी हद तक ये मिसाइल चलाने की और थोड़े ड्रोन चलाने की अगर उनकी क्षमता बनी रहती है, तो इसको काफी लंबा खींच सकते हैं। मुझे लगता है वही उनकी स्ट्रेटजी अभी रहेगी कि उनको बचा के रखें, अपने लीडरशिप को इंटैक्ट रखें, और जैसे जैसे अगर मामला लंबा होता चला जाएगा तो उसके अंदर परिस्थितियां जो है कूटनीति की बदलेंगी। दूसरे देश भी कुछ उनके साथ में आएंगे, ओपनली आ सकते हैं, चीन है, रूस है, दूसरे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो भी काफी अनकंफर्टेबल है। तो उसके बाद मुझे लगता है अमेरिका में भी जो एक प्रेशर बनेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कि आप बहुत ज्यादा इस लंबी लड़ाइयों के बीच में हमको कोई ऐसे नुकसान में अब सवाल गुलशन जी ये भी आता है कि अगर ये सारे देश, आपने रशिया चाइना की बात की, अगर एक साथ आ जाते हैं तब तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि सारे पावरफुल देश हैं और उसके सामने फिर यूएस के सामने एक साफ तौर पर एक अटैकिंग पावर यहां से देखने को मिलेगी। नहीं, वो सामने ऐसे साथ कोई नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि रूस और चीन एकदम उनके साथ आ जाएंगे और उसके साथ लड़ना शुरू कर देंगे, इस तरह की बेवकूफी कोई नहीं करेगा। बैक इस सपोर्ट तरह लेकिन की, काम करता हुआ नजर हाँ, आएगा। लेकिन ये है कि टेक, क्योंकि उनको ये भी पता है कि वो उनके एडवर्सरी हैं। उनका एक आपस में एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका आपस में ऑलरेडी दिक्कतें चल रही हैं। तो उसमें वो किसी तरीके से अगर ये लंबा खिंचा लेते हैं इसको, तो उसके इंटेलिजेंस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको पीछे से कुछ ड्रोन और दे सकते हैं, कुछ और मिसाइल दे सकते हैं, क्योंकि दोनों चीन और रूस के पास इस तरह की चीजें देने की क्षमता बहुत है। खुले तौर से वो उनकी सपोर्ट करें ना करें, कुछ भी बोलते रहे राजनीति के तौर से, लेकिन अगर वो ऐसी सपोर्ट थोड़ी जाल, और पहले, क्योंकि अभी तक वो भी शायद पहले देख रहे थे कि क्या वहां पे हो रहा है, क्योंकि अगर 2-3 दिन में तख्ता पलट जाता है, सब कुछ बदल जाता है, फिर उनको कुछ और अपनी कूटनीति, अगर उनको लगता है कि अटक गए हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अगर यूक्रेन के अंदर शुरू में जब अगर रूस अगर अपनी कामयाबी नहीं कर पाया, तो वो अगर लंबा खिंच गया, तो उसके बाद सारे नेटो के देश, अमेरिका पूरा उसको, यूक्रेन को सपोर्ट पिछले 4 साल से वो तो खैर ओपनली कर रहे हैं, यहाँ वो ओपनली शायद नहीं करें, लेकिन वो सपोर्ट अगर वो करना थोड़ा शुरू कर देंगे तो इसको काफी लंबा खिंचा सकते हैं। और उसके अंदर उनको, वही मुझे लगता है उनकी ये नीति रहेगी कि अमेरिका को यहाँ पे थका दो, उसको यहीं पे, वहां पे फंस गया है तो उसको फंसा दें। लेकिन अभी उसके लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, और ताकत अमेरिका के पास काफी है और इसराइल के पास भी काफी हथियार है। तो लेकिन वो अगर वो अगले, लेकिन 5-7 दिन में अगर कोई और बड़ा इसके अंदर बदलाव नहीं होता है, एक तरीके से उस तरह की एक स्टेलमेट टाइप थोड़ा सा हो जाता है यहाँ पे, फिर चीजें बदल सकती हैं काफी तेजी से। किसी दूसरे वो चाहेंगे, फिर अमेरिका भी शायद इसके अंदर से बाहर निकलना चाहेगा, बहुत लंबा उसके अंदर फंसना नहीं चाहेगा। वो कहेंगे हमने अपने फिलहाल जो है ऑलरेडी वो अपना ऑब्जेक्टिव बदल दिया है, उन्होंने जो कह रहे थे कि रजीम चेंज वाले को बहुत बदलने के बाद अब वो सिर्फ वो और चीजें कोई बात कर रहे हैं कि हमको वहां के मिसाइल खत्म करने हैं, उनके न्यूक्लियर पावर वो नहीं बन पाए, तो अब फिर वो बाद में कहें कि हमने कुछ अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए हैं, तो इसलिए हम इसको आगे जा रहे हैं, फिर दोबारा अगर कुछ करेंगे तो हम फिर दोबारा से देखेंगे। तो वो अभी क्या, अभी चीजें बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है, बदल रही हैं। लेकिन अगर 4 दिन तक भी वो कर गए हैं, 5वां दिन हो गया है, और अगर वो 5-7 दिन और खींच लेते हैं ऐसा, तो थोड़ा सा एक काफी बदलाव इस पूरी स्थिति में आ सकता है। लेकिन हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, जितना भी ये लंबा खिंच रहा है और ये व्यापक, अगर ये जो 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 युद्ध है, जो स्थिति वहां पे संकट बनता है, तो हमारे लिए हमारी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो हम भी चाहेंगे किसी तरीके से
आपस में, जैसे हमारे विदेश मंत्रालय ने भी यही बोला है कि भाई हमारे लिए एक तो सब हमारे दोस्त देश हैं सब तरफ, हम्म। और दूसरी बात यह है कि हमारे 1 करोड़ से लोग ज्यादा वहां पे रहते हैं। हम्म। तो आप बातचीत से जरिए, डिप्लोमेसी से इसको किस बिल्कुल। तरीके से इसको खत्म करें, तो भारत हमेशा यही चाहेगा कि युद्ध ना होते हुए इसके किस तरीके से खत्म हो, और बिल्कुल, जो भी शांति का है। पक्ष तो हमेशा भारत ने रखा ही है। जी हमने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखा हो, चाहे रशिया यूक्रेन का हो, चाहे अभी जो इस मौजूदा स्थिति चल रही है, जी शांति के पक्ष में हमेशा भारत रहा है और ये देखा भी गया है। एक जी। छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है गुलशन जी, हम ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ, आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पश्चिम एशिया में हालात विस्फोटक हो गए हैं। ईरान खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने बदले की कार्रवाई में इजराइल पर मिसाइल दाग दी है। इसके जवाब में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में 250 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी कर दी है और दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान भी तेज कर दिया है। रॉकेट लॉन्चर, हथियार डिपो और कमांड सेंटर तबाह करने के दावे के बीच जंग का दायरा अब सीमाओं से बाहर फैलता दिख रहा है। ऐसे में क्या ये टकराव अब पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देगा? आइए जानते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद से तेहरान की बौखलाहट से पूरा पश्चिम एशिया युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को अंधाधुंध निशाना बना रहा है, जिससे आशंका बढ़ती जा रही है कि कहीं अरब देश भी युद्ध में कूद न पड़े। उधर हिजबुल्लाह ने खामनेई की मौत के बदले में इजराइल पर मिसाइल दागकर लेबनान को पहले ही इस जंग में घसीट दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह की कार्रवाई काफी हद तक प्रतीकात्मक मानी जा रही थी, लेकिन इजराइल की जवाबी कार्रवाई बेहद खतरनाक हुई। हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई मिसाइल के बाद इजराइल नए सिरे से समूह को कुचलने में जुट गया है। सोमवार से आईडीएफ हिजबुल्लाह के 250 से अधिक ठिकानों को निशाना बना चुका है। आईडीएफ का दावा है कि इन हमलों में वरिष्ठ आतंकी ऑपरेटरों, रॉकेट लॉन्चरों, हथियार डिपो और हिजबुल्लाह सहित अन्य आतंकी समूहों के मुख्यालयों को निशाना बनाया गया है। इजराइल का कहना है कि बीती रात नबाती क्षेत्र में हिजबुल्लाह के एक कमांड सेंटर के साथ दक्षिणी लेबनान समूह से जुड़े अन्य ठिकानों पर करारा वार किया गया। मंगलवार को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से जमीनी अभियान शुरू करने की बात कही थी। इससे पहले हमलों में वृद्धि के मद्देनजर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लेबनानी सेना ने सीमा क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। उधर हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायली हमलों ने समूह के पास प्रतिरोध की ओर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। हिंसा के इस नए दौर का पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था। 2024 में दोनों पक्षों के बीच हुए युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर लगभग हर दिन बमबारी जारी रखी। इजराइल का तर्क है कि हिजबुल्लाह अपनी क्षमताओं को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस दौरान हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी। उन्हें अंदाजा था कि उनके किसी भी कदम का जवाब निश्चित रूप से भीषण प्रहार के रूप में मिलेगा। हाल में सत्ता संतुलन में आए बड़े बदलाव के बाद से लेबनानी सरकार हिजबुल्लाह पर दबाव बनाए हुए है। सरकार हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बाद समूह पर हथियार छोड़ने का दबाव बना रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इसे बहुसंख्यक लेबनानी जनता की इच्छा की अवहेलना बताया। 1980 के दशक में लेबनान पर इजरायली कब्जों के जवाब में हिजबुल्लाह वजूद में आया था। तब से इजराइल और हिजबुल्लाह का कई बार
आमना सामना हो चुका है, लेकिन 2023 हिजबुल्लाह के लिए काफी भयावह साबित रहा, जब गाजा पर इजरायली हमलों के बाद समूह ने भी इस जंग में छलांग लगा दी। हिजबुल्लाह के लिए इजराइल से टकराना महंगा साबित हुआ। समूह के मुखिया हसन नसरल्लाह समेत पूरा नेतृत्व इजरायली हमलों का भेंट चढ़ गया। आखिरकार नवंबर 2024 में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम हुआ। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुलशन जी, साफ तौर पर देखें तो हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद यहाँ पर जो युद्ध है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब आगे क्या स्थितियां और देखने को मिल सकती हैं? नहीं, अब ये है कि ये एक अभी तो एकदम नया क्या बोलेंगे उसको, एक एपिसोड जो है अभी युद्ध का चला है। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ का तो एक पूरे पश्चिम एशिया का एक पूरा पुराना इतिहास है जी, सब प्लेयर्स का उसके अंदर। और ख़ास तौर से जो पिछले जो हमास और इजराइल का जो युद्ध अभी तक जारी है, और जो गाज़ा का सारी जो हम पिछले काफ़ी समय से जो देख रहे हैं, उसके चलते मुझे लगता है कि इजराइल को और ईरान को और अमेरिका को शायद ये लगा था कि ईरान काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है, क्योंकि पहले भी उसके ऊपर अटैक हुए थे। जब उन्होंने कहा था कि ट्रंप साहब ने कहा था कि हमने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जो उनका न्यूक्लियर जो भी उनकी वहाँ पे शक्ति थी, उनके पास जो भी प्रयोग उसके ऊपर वो कर रहे थे। और जो उसकी बाकी जो उसके साथी थे एक तरीके से, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुतीस थे इधर, वो सब जो हैं, जो जिस तरीके की परिस्थितियां इस पूरे इलाके में पिछले 2-3 सालों में रही और उनके ऊपर सीधा प्रहार इजराइल का होता रहा, तो काफ़ी वो पहले से कमज़ोर सब पड़ चुके हैं। वो उनकी स्थिति नहीं है जो 4 साल पहले, 8-5 साल पहले होती थी कि सब एक साथ मिलके वो काफ़ी गंभीर स्थितियां कर सकते हैं। तो वही शायद मुझे लगता है रीडिंग जो है अमेरिका की और इजराइल की रही थी कि सब ये पहले बहुत कमज़ोर हैं, और सीधा अगर हम वहाँ की लीडरशिप के ऊपर हमला करते हैं, और उसके बाद क्योंकि उनके मुताबिक ये एक तानाशाह है वहाँ लोगों को बहुत सताया हुआ है, तो काफ़ी लोग भी जो हैं हमारे साथ वहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो सत्ता का जो परिवर्तन है वो आसानी से हो जाएगा। और उसके इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो उनकी पूरी रणनीति थी कि इजराइल का पूरा जो है वहाँ पे पूरे इस क्षेत्र में दबदबा बन जाएगा। और क्योंकि पहले ही अमेरिका के संबंध जो हैं वो सऊदी अरेबिया और यूएई और कतार, उनके साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं, और जो पूरी उनकी जो डिज़ाइन था अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद से, कि उसको दोबारा से नए सिरे से एक तरीके से एक नई पुश उसको दिया जाएगा, तो सारी उसके अंदर एक ऐसा इलाका बनेगा जिसके अंदर अमेरिका का प्रभाव बना रहेगा और इजराइल की एकदम डोमिनेंस वहां पे बनी रहेगी, क्योंकि अभी इस स्थिति ऐसी है जिसमें ये कमजोर है ये सब पिछले 2-3 साल से जो सारा घटनाक्रम हुआ है। तो उसी का शायद उन्होंने तुरंत करके, उनको लगा था ये करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि 4 दिन पिछले जो हमको बता रहे हैं कि वो फिलहाल अभी तक उतने शायद उनको कामयाबी उन चीजों में नहीं मिली। एक तो ये कि ईरान अभी भी खड़ा है, दूसरा उन्होंने जो कहा था, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उन्होंने दूसरों देशों को बीच में उलझा लिया है। और क्योंकि अभी तक वो उन्होंने बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अटैक कोई ईरान पे किसी भी देश ने इंडिपेंडेंटली नहीं किया है, क्योंकि उनको भी पता है उससे मामला थोड़ा और उलझ जाएगा। तो अभी वो शायद वेट कर रहे हैं कि ये बात, और क्योंकि जो गाजा की स्थिति बनी थी पिछले उसके गाजा के जो युद्ध के बाद, और गाजा पे जिस तरीके से 60-70 हज़ार लोगों को इजराइल ने वहाँ पे उसको मारा था, उसके बाद से जो एक तरीके की जो सिंपथी थी इजराइल के प्रति, किसी की भी जो नॉर्मलाइजेशन की जो स्थिति करना चाहते थे, वो बिल्कुल बदल गई परिस्थिति उसके बाद से। और सारे जो देश हैं, चाहे वो पहले उनकी पुराने आपस में दिक्कतें थी उनकी, चाहे वो सऊदी अरेबिया के ईरान के साथ थी, ईरान की दूसरे देशों के साथ थी, लेकिन वो उनकी वो एक आइडियोलॉजिकल और दूसरी उनकी दिक्कतें जरूर थी, लेकिन फिर भी क्योंकि गाजा का जो युद्ध हुआ, उन्होंने सब देशों को थोड़ा एक तरीके से पास में ला दिया था। तो वही उसका शायद नतीजा है कि अभी तक थोड़ा सा रिएक्ट वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी उसको और भी आगे बढ़ाने के चक्कर में ईरान, क्योंकि आज भी एक मैं रिपोर्ट और पढ़ रहा था कि एक शायद अटैक उन्होंने अजरबैजान पे भी किया है उधर से। तो मतलब सिर्फ ये पश्चिम एशिया की बात नहीं, अब साउथ कॉकेसस में तक में भी जा रहे हैं।
अभी तक हालांकि उन्होंने कोई टर्की के ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं किया है, क्योंकि वो भी हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ वहां पे तो चला रहे हैं कि जिसकी तरफ भी कोई ड्रोन निकल जाएगा। तो लेकिन वो कुछ अपनी ऐसी स्थिति, क्योंकि टर्की के साथ अभी बीच में उनको उलझाना शायद वो नहीं चाहते होंगे। जी। लेकिन ये जो परिस्थिति बनी है उसका वही है कि मुझे लगता है कि अभी वो सिर्फ ईरान की स्थिति ये है कि वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको लंबा अगर खिंच जाता है तो मामला उनके हक में हो सकता है। और यही शायद वो दूसरे जो खाड़ी के देश हैं वो बावजूद इसके कि ईरान उनके ऊपर हमले कर रहा है, एक तो ये है कि पिछले गाजा के युद्ध के बाद से थोड़ी सी इस इलाके में परिस्थिति बिल्कुल जो है राजनीति बदल गई है, और इसराइल के प्रति किसी भी किस्म की सिंपथी किसी के अंदर बहुत ज्यादा भी नहीं बची है। जी। भले ही राजनीतिक तौर से, कूटनीति के हिसाब से अमेरिका के क्योंकि उनके साथ संबंध है, वो उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, काम हो रहा है, लेकिन जो पहले जैसी नॉर्मलाइजेशन की स्थिति अब वो नहीं है किसी की। जी। तो उसी का फायदा ईरान अभी थोड़ा उठा भी रहा है। तो वही जैसे मैं पहले कह रहा था कि उनकी, ईरान की मुझे लगता है नीति यही है कि इसको थोड़ा सा और खिंच जाता है, और अपने थोड़े से अगर वो हथियार वगैरह और लीडरशिप को बचा पाते हैं, अगर उसमें कामयाब अगर वो हो पाते हैं, तब तक थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय मामले में बाकी कुछ बड़े देश उनको अगर सपोर्ट कर देते हैं इनडायरेक्टली भी, और अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस ट्रम्प साहब के नीचे शायद नहीं होगी कि लंबा युद्ध करने की। हालांकि उन्होंने कहा है कि 4-5 हफ्ते तक युद्ध चलेगा, लंबा भी चलेगा तो हम चला सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी काम करने का तरीका है, और वो भी जब अफगानिस्तान में भी थे तो ट्रम्प साहब के उसी में ही वो बाहर निकले थे वहां से भी, तो वो बहुत ज्यादा लंबा यहाँ पे मुझे लगता है अपने आप को फंसाना नहीं चाहेंगे। तो अगर तो अगले 5-7-10 दिन में मैंने कहा कि अगर कुछ इसका पूरा निर्णायक तरीका से कोई हो जाता है इसका हल, मतलब वहां पे काफी बड़ा बदलाव अगर सत्ता में आता है ईरान के अंदर, तब तो उनकी एक तरीके से नीति कामयाब हुआ है क्योंकि उन्होंने वो कर दिया। लेकिन अगर वो नहीं अपने आप को ये बचा पाते हैं तब ये मामला लंबा खिंच जाएगा और उसकी दिक्कतें इन सब देशों को भी होगी। लेकिन ये जो स्थितियां हैं ये साफ तौर पर इस ओर भी इशारा करेंगी कि लीडरशिप आखिर किसके पास जाती है। खामने के बाद जो भी लीडर बनेगा उसकी क्या स्थितियां होंगी, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होंगी, और क्या इस जो युद्ध को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कोई बात रखी जा सकती है, या अमेरिका जो बातें चाहता है अपनी शर्तों के साथ, क्या उस पर भी बात आगे बढ़ सकती है। इन तमाम पहलुओं पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है लीडरशिप पर से वहां पे ऐसी कोई बहुत बड़ा बदलाव उसके अंदर उनकी चेंजेस में नहीं आने वाला है। कोई भी एक नेता वहां पे बनेगा, क्योंकि वहां की जो सिस्टम है ईरान का, वो कोई एक, भले ही उसको लोग तानाशाह बोलते हैं अमेरिका में या कहीं और पे, लेकिन अगर उसको आप डिक्टेटरशिप ही मानते हैं, कहते हैं अगर वो, लेकिन वो भी कोई वन मैन डिक्टेटरशिप वहां पे नहीं है। वन मैन का इस तरीके के वहां पे पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक पूरी उनकी अपनी एक संस्था है, उसके अंदर एक जो लीडर है उसकी एक रोल है, उसके बाद राष्ट्रपति हैं, उसके बाद पूरा उनका जो ग्रुप है, और उसके बाद जो उनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनका आपस में संबंध है। तो एक सारे एक तरीके से मेल जोल से वो सारा काम चलता है। इसलिए अगर वो एक नेता बदल जाता है या नहीं बदल जाता, उससे कोई वहां के उनके कोई दृष्टिकोण में अमेरिका के प्रति, इजराइल के प्रति या पूरे अपने इलाके के प्रति दृष्टिकोण में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। जो उनकी नीति है, चाहे वो खुमैनी के जो बेटे की बात कर रहे हैं, अगर वो जिंदा है, अगर वो बनते हैं या कोई भी और बनता है, उससे किसी भी किस्म का बदलाव ऐसा मुझे कोई वहां पे चेंजेस पॉलिसी में आने वाले कोई नजर नहीं आते हैं। वो वैसे बात यह है कि अगर वो अपने आप को कोई भी लीडर बने, वो अगर वो लीडरशिप वहां पे तो बनेगा, कोई ना कोई तो बनेगा ही उनमें से। और उसके बाद जो है, क्योंकि अगर उनके कमांड कंट्रोल अपने साथ रहती है, और उसका एक सबसे बड़ा 4 दिन का फायदा मुझे लगता है कि वहां की लीडरशिप को ये हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से भीषण बमबारी वहां पे हो रही है, तो जो उम्मीद मुझे लगता है कि पश्चिम के देशों को थी कि एक बहुत बड़ा विरोध वहां की जनता वहां की सत्ता का करेगी, जैसे ही उनको लगेगा वहां का नेता वहां से उनको हमने खत्म कर दिया है, वो ऐसा शायद कोई बहुत बड़ा नजर वहां पे नहीं आ रहा है।
बिल्कुल, उसके निश्चित दो तौर पर कारण ये हैं। तमाम पहलू तो हैं ही हैं और इसी पर लगातार पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। जी। हम देखते रहेंगे कि आगे इसमें किस तरफ से आगे जो टर्निंग पॉइंट आता है वो क्या कहता है, क्या वहां पर न्यूट्रलाइज होता है ये पूरा युद्ध, या उसके बाद और भी भीषण होता हुआ नजर आता है। इन तमाम पहलुओं पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलशन सचदेवा जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो नेपाल इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, उससे आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे नेपाल की। नेपाल की सरजमी पर सियासत फिर से गरमाई गई है। वहीं नेपाल में आम चुनाव को लेकर माहौल तेज हो चुका है। गठबंधन समीकरण और चेहरे सब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। पिछले साल जेन जी आंदोलन के बाद आम चुनाव हो रहा है, जिसके लिए कल वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों में यूथ फैक्टर जहां एक और फिर सुर्खियों में है, वहीं सभी पुराने दल और जेन जी आंदोलन से उभरे कुछ नए दल चुनावी मैदान में हैं। लोग बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन कई व्यापक मुद्दे पर मतदाता का नए दलों पर भरोसा कम नजर आता है। आइए देखते हैं डीडी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ भारद्वाज की खास रिपोर्ट सीधे काठमांडू से। 5 मार्च को होने वाले चुनावों के लिए नेपाल पूर्ण तरीके से तैयार है। सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। यह चुनाव नेपाल के लिए बहुत अहम है, खासकर अगर पिछले साल सितंबर में हुए आंदोलन को देखा जाए तो, जहां कुछ लोगों का कहना है कि इन चुनावों में युवाओं का दबदबा बना रहेगा और युवा इन चुनावों में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पुरानी पार्टियों का वर्चस्व अभी भी कायम है। होने वाले चुनावों में करीबन 1,90,00,000 मतदाता अपना मतदान करने जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहती है नेपाल की जनता। अभी पुराना दल भी वही काम कर रहा था, तो नया दल को आदमी लोग, जनता लोग 79 साल में तो वोट दिया था। अभी नया का भी वैसे ही हालत है, सब आरोप में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। फिर नया दल पार्टी खुला हुआ है। अब उसमें से युवा सब, जनता लोग, जेन जी सब भी अभी मतदान करने के लिए इच्छुक है। पुराना दल भी है, अभी नया दल भी है। अब किसका सरकार बनेगा वो तो इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, नेपाल में रोजगार चाहिए। अभी इतने लोग हैं, सब विदेश में जा रहे हैं रोजगार के लिए। उधर जाने के बाद में हमको सेवा सुविधा कुछ नहीं मिलता है। अभी हमारा क्या है इरादा, सब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम जेन जी लोग सब लोग एकजुट हो रहे हैं। अब हमारा जो नया सरकार होगा, इससे अब पहले कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था, तो अब मैं चाहती हूँ कि अब ये जो लोग है ना रोजगार करने के लिए अब देश विदेश जाते हैं, अब बहुत उधर बहुत दुख होता है। सो अब यही नेपाल में कुछ करना चाहते हैं। और अभी देश का माहौल जो है परिवर्तन के संघार में है, क्योंकि जनता पुराने दल से, पुराने पार्टियों से उब चुकी है। कि जनता को झूठा आश्वासन दिया इन्होंने, काम कुछ नहीं किया। तो अभी लोग नया चाह रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा वापस आए, अपने देश में बैठे हैं, अपने देश में बैठे, अपने देश में रोजगार करें। ये तो आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि नेपाल की जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ की जनता आने वाली सरकार से बहुत सी उम्मीदें रखती है।
जैसे कि सुशासन, भ्रष्टाचार का खात्मा और नए अवसर यहाँ के युवाओं के लिए। कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मैं सिद्धार्थ भारद्वाज, डीडी न्यूज, काठमांडू। तो चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, आइए इसी पर नजर डालते हैं और अपने मेहमान के पास चलते हैं। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ भारद्वाज भी हमारे साथ काठमांडू से जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं और किस तरह से जो कल का दिन है वो नई करवट लेता हुआ नजर आएगा, क्या कुछ हलचल वहां पर नजर आई है? सिद्धार्थ। देखिए गौरव, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहेंगे आपको कि कल का दिन पूरे नेपाल के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। 5 मार्च को नेपाल की जनता, करीबन 1,90,00,000 लोग जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो यहां वोट डालने के लिए जाएंगे, जिसमें कि 8 लाख लोग जो है वो पहली बार अपना वोट डालेंगे। तो बहुत खास दिन है, बहुत अहम दिन है। लोगों के मन में बहुत सारा उत्साह है कि वो वोट डालने जाएंगे। खासकर से जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं वो बहुत खुश भी है, लेकिन साथ ही साथ खुश होने के साथ वो बहुत सी उम्मीदें लेकर, जब बैलेट पेपर पे जब वो ठप्पा लगाएंगे तो बहुत सी उम्मीदों के साथ वो ठप्पा लगाएंगे। सबसे पहले ये भी बताना चाहते हैं गौरव आपको, यहां पर हर एक मतदाता को 2 बैलेट पेपर दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है नेपाल का, वो ये कहता है कि पहला जो 165 सीटें हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के तहत चुनी जाएंगी, और उसके बाद जो बाकी बची हुई 110 सीटें हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत चुनी जाएंगी। तो देखिए, 275 का आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के ये इलेक्शन है। तो लोगों के अंदर ये बहुत उम्मीद है। आपने रिपोर्ट में भी देखा किस तरीके से लोग बोल रहे थे कि वो इस बार बदलाव चाहते हैं, उनको बदलाव चाहिए आने वाली सरकार से। कोई भी सरकार आए वो ये कह रहे हैं, लेकिन उनका मेन मुद्दा जो है वो बदलाव है। वो चाहते हैं कि युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार आए, युवाओं के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकले, ताकि जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के लोग हैं, वो यहीं रहकर काम करें, अपने ही देश में रहकर काम करें, उनको किसी दूसरे देश, उनको विदेश में काम करने ना जाना पड़े। उससे क्या होगा कि उनको अपने देश में रहकर वो अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगे, अपने ही देश में रहकर वो और बहुत सारी चीजें वो कर पाएंगे जो वो तब नहीं कर सकते जब विदेश में जाकर काम करेंगे। दूसरी बात यह है, लोगों ने कहा करप्शन, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो इस देश को खाए जा रही है, तो उससे छुटकारा उन्हें मिले, ये अपेक्षाएं उनकी आने वाली सरकारों से हैं, इसीलिए वो वोट डालने जाएंगे। कल वोट डलेगी, सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शाम के 5 बजे तक। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी यहां पर बहुत टाइट है, और वो ऑब्वियस भी है, क्योंकि पिछले साल जब अपने दर्शकों को बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से जेनजी आंदोलन हुआ था, उसके तहत इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी अनस्टेबल जो है कहीं ना कहीं देश हो गया था। तो उसको रिवाइव करने के लिए ये चुनाव है जिस पर लोगों की बहुत सी उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो उस नजरिए से यहां पर सुरक्षा कर्मी जो है वो चप्पे चप्पे पर है। सभी गाड़ियों की जो है टेस्ट किए बिना उनको नहीं दिया जा रहा है, और पास हर एक गाड़ी का बन रहा है गौरव, बिना पास के कोई भी गाड़ी बैरिकेड क्रॉस नहीं करेगी। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, तैयारियां चरम पर हैं। साफ तौर पर देखना होगा सिद्धार्थ की क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अतुल अनेजा जी का रुख करते हैं। अतुल अनेजा जी, साफ तौर पर देखें नेपाल का चुनाव बहुत उम्मीदों भरा है, और साफ तौर पर जेनजी के लिए, क्योंकि युवा मतदाता के साथ साथ युवा अब की बार जिस तरह से प्रतिभागी हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या गठबंधन की सरकार या अब की बार युवा कुछ बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं? गौरव जी, जैसे हम देख रहे हैं कि एक तरह से सेंटिमेंट है कि बदलाव आए किसी भी, और उसमें जो सबसे आगे है इस भावना को आगे एक्सप्रेस करते हुए वो जेनजी है। और जो लोग थे, जो पार्टीज बनी हैं जब ये रिवोल्ट हुआ था पिछले सितंबर में, और एक तरह से जो तख्ता पलटा गया था एक तरह से, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि युवा पार्टीज जो है वो आगे हैं, और मुझे लगता है कि एडवांटेज उनका है। लेकिन ये कहने के बावजूद भी मैं एक थोड़ा सी इसमें और टिप्पणी करना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा डिवाइड है नेपाल में अर्बन और रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर तो जेनजी, और जैसे नेपाल के मेयर जो पहले के थे बालन शाह, वो आगे चल रहे हैं शहरों के अंदर। लेकिन हम अगर रुख करें खास करके मधेश का जो एरिया है, जो तराई का एरिया है,
वहाँ का पैटर्न ऑफ वोटिंग पहले अलग रहा है। वहाँ पर ही जैसे नेपाली कांग्रेस है उसने गढ़ अपना मधेश में बनाया हुआ है, इस उम्मीद पे कि जेनजी की जो भावनाएं हैं वो शायद मधेश में वैसी ना हो। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मधेश में जो है लोकल पार्टीज का पहले से बोलबाला रहा है, तो इसीलिए वो एक तरह से एक एरिया है ऑफ कंटेस्टेशन जिसमें जेनजी भी जा रहे हैं, बालिन शाह गए हैं, कई बार वहाँ पर जा चुके हैं, कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस भी वहाँ पर है और कम्युनिस्ट भी वहाँ पर है। और कम्युनिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से वो युवा की भाषा बोले। जैसे उनके अगर घोषणा पत्र में देखें तो ये कहा गया है कि 10 GB का डेटा आपको फ्री मिलेगा। इस तरह की बातें जो डिजिटल एज की सोशल मीडिया वाली बातें हैं वो अब कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। तो एक तरह से एजेंडा सेट कर दिया है जेनजी पार्टीज ने और युवाओं ने, और बाकी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। फाइनल जो फलक्रम है जिसके ऊपर मुझे लगता है निर्भर करेगा वो है कि तेराई में और मधेश में किस तरह की वोटिंग होती है। अगर तो वही वैसी वोटिंग हुई जैसे शहरों में उम्मीद है, काठमांडू वगैरह में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी भारी तादाद में हो सकता है कि नई पार्टीज जो जेनजी पार्टीज हैं वो जीतें इस चुनाव को। निश्चित तौर पर अतुल अनेजा जी, एक सवाल और आता है कि जो अभी वहां पर स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या कहते हैं, क्या उन पर अब की बार का ये जो वोट है वो यहाँ पर नजर आएगा, उसी के हिसाब से ये जो सत्ता परिवर्तन है वो नजर आ सकता है, या कुछ और भी वहां पर ऐसे मुद्दे हैं जो अब की बार बहुत ज्यादा प्रभावी होते हुए नजर आए? गौरव जी, ये इशू बेस्ड है इस बार की इलेक्शन, जो खास करके जैसे रोजगार की बात हो रही है। अब नेपाल में इतने तादाद में लोग जा रहे हैं क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही। वो कतर में आप देखेंगे, गल्फ कंट्रीज में देखेंगे, और काफ़ी मुसीबतों का उनको खास करके जब भी ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में और जो स्टेडियम्स बन रहे थे उसमें नेपाल की काफ़ी लेबर गई थी और बहुत से लोग वहाँ पर मरे भी थे, इतनी वहाँ पर गंभीर समस्याएं हुई थी। तो एक तरह से लोग बाहर नहीं जाना चाहते, अपने देश में काम करना चाहते। तो ये एक मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ये बड़ा मुद्दा है। जैसे कि सिद्धार्थ बता रहे थे, करप्शन, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग अब तंग आ चुके हैं कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज की जो एक तरह से छवि है कि वो करप्शन को उन्होंने शील्ड किया है, तो लोग उसमें भी बदलाव करना चाह रहे हैं। तो ये इशू बेस्ड बातें हैं। दूसरी बातें, एक तीसरे जो पहलू है वो है जेन ज़ी की खास कुछ उम्मीदें, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। ये पहले ये मुद्दा नहीं होता था, लेकिन इस चुनाव में वो मुद्दा आ रहा है। क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं और डिजिटल इकोनॉमी को लेके एक तरह से कि यहाँ पर एक जो मेन पार्टी है आरएसपी का अगर घोषणा पत्र देखें तो आरएसपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम आईटी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा एक तरह से जरिया इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाना चाहते हैं और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है वो आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क्स डेवलप हो यहाँ पर। तो एक तरह से जो एक एजेंडा शिफ्ट हो रहा है, एक युवा बेस्ड एजेंडा यहाँ पर आ रहा है। तो ट्रेडिशनल जो रहा है, डिविजन्स रही है, मुझे लगता है कि अब वो कम हो गई हैं और सेक्युलर एक तरह से एजेंडाज हैं और बहुत क्लियरली एम्प्लॉयमेंट और जो नई इकोनॉमी को लेके बातें होती हैं वो बातें कन्वर्सेशन में आ चुकी हैं नेपाल के अंदर। बड़े ही दिलचस्प एक तरह से ये चुनाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि पिवटल चुनाव है। ऐसा चुनाव मैं कई बार देख रहा हूँ यहाँ के चुनाव को, लेकिन इसमें एक अलग ही एक तरह से फ्लेवर है। ये सिद्धार्थ, आप ही का रुख कर रहा हूँ। सिद्धार्थ, वहां पर क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, नब्ज टटोलने की आपने कोशिश भी की होगी, युवाओं से भी बात की होगी, किस तरह से वो जो डिजिटल युवाओं की बात कर रहे हैं, जिस तरह से डिजिटल करेंसी की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह आने वाले युग की बात कर रहे हैं कि आने वाला समय कैसा होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपने क्या पाया? किस तरह से उनका जो आगे का रोड मैप है या फोकस है वो किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, युवाओं का साफ साफ यहाँ पर गौरव ये कहना है कि उनको एक अच्छी गवर्नेंस चाहिए, सुशासन चाहिए। उनको चाहिए कि नेपाल की जो बनने वाली सरकार है वो नेपाल के लोगों के ऊपर बहुत ध्यान दे। यहाँ पर सुविधाएं सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, बाकी और सब भी सुविधाएं जो है वो सरकार उनको दे। उनका कहना यह है कि उनका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमको रोजगार नहीं मिलता और साथ में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की वजह से रोजगार नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है, वो कह रहे हैं कि
उनकी अपेक्षाएं जो आने वाली सरकार से हैं वो कुछ इतनी ज्यादा है, क्योंकि ये हिस्टोरिक चुनाव आप एक तरीके से बोल सकते हैं गौरव, क्योंकि जानते हैं कि सितंबर में क्या हुआ था, किस तरीके से जेनजी आंदोलन हुआ था और इकोनॉमी किस तरीके से हिट हुई थी। तो जो युवा हैं यहाँ पर, और बात करें डिजिटल एज की, तो देखिए आजकल सभी डिजिटल दौर की ओर चल पड़े हैं और सरकार से उनकी यही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी भी देश के अंदर आए। जो विदेश नीति है ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी गौरव, जब नई सरकार आएगी, जब कोई नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो विदेश के साथ, आप पड़ोसी देशों के साथ और अन्य देशों के साथ किस तरीके से आपके तालमेल बैठते हैं उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। सो इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये चुनाव बहुत बहुत खास है गौरव। दूसरी बात, जब हमने जेनजी से बात करी, जैसा कि आपने कहा हमने नब्ज टटोलने की कोशिश करी, तो हाँ हमने जाना, हमने उनसे पूछा कि आप और क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो फिलहाल यही चाहते हैं कि जेनजी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आए, जेनजीज के लिए और सरकार जो है नए नए जो है इनिशिएटिव निकाले ताकि हम उसमें भागीदारी लें और हम अपना करियर अपने ही देश में बनाने की कोशिश करें, विदेशों पे हम डिपेंडेंट ना रहें। ये उनका सेंट्रल मुद्दा था। और लोगों से भी हमने बात की, तो देखिए जहां एक तरफ जेनजी का, युवाओं का दबदबा है और कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन काफी हद तक जेनजी से डोमिनेटेड है, दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि पुरानी पार्टी और पुराने पॉलिटिकल लीडर, उनका भी दबदबा, उनका भी वर्चस्व कायम है, क्योंकि जो लोग दूसरे रीजन से है, मैं तो अभी फिलहाल काठमांडू में हूं, वो कह रहे हैं कि पुरानी पार्टी भी जो है उनका भी दबदबा उतना ही बना है जितना जेनजी का बना हुआ है। तो बहुत मजा इस इलेक्शन में आने वाला है, अलग ही तरीके का ये चुनाव होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे पहले चुनाव आप नेपाल में देखते हुए आए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां जेनजी का बोलबाला है, दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर पुरानी पार्टियों का, पुराने पॉलिटिकल लीडर्स का दबदबा अभी भी बना हुआ है। सुविधाओं के लिए मैंने आपको बताया गौरव कि जेनजी चाहती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, मौके मिले, ताकि वो आगे बढ़े, डिजिटल एज में भी आगे बढ़े और अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें भी वो आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे अपने ही देश में रहकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल अनेजा जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए और दर्शकों तक सटीक और सार्थक जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर दुनिया भर की कुछ अन्य खबरों पर डालते हैं। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिलीपींस में कांग्रेस की एक समिति ने बुधवार को भारी बहुमत से सारा दुर्तेते के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को सदन में भेजने का फैसला किया है। समिति ने 54 मतों से प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव पर अब प्रतिनिधि सभा में मतदान होगा, जिसके बाद मामला सीनेट में ट्रायल के लिए जा सकता है। दोषी पाए जाने पर दुर्तेते पर आजीवन किसी भी निर्वाचित पद पर आसीन होने पर प्रतिबंध लग सकता है। सारा दुर्तेते पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते की बेटी हैं, जिन्होंने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में उतरने की घोषणा की है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने बलूचिस्तान के तुर्बत और पंजगूर क्षेत्रों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर 2 हमले करने का दावा किया है। संगठन ने दावा किया कि इस हमले में भारी जनहानि और व्यापक नुकसान हुआ। एक अन्य हमले में तुर्बत के अफसर क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाया गया। काफिले में 2 वाहन और मोटरसाइकिलें शामिल थी। बयान के अनुसार कोहदा यूसुफ इलाके से गुजरते समय रिमोट कंट्रोल से संचालित आईईडी विस्फोट कर एक सैन्य वाहन को उड़ा दिया गया, जिसमें 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। अमेरिकी सदर्न कमांड के साथ इक्वेडोर ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू किया है। साउथ कॉम ने अभियान को नार्को टेररिज्म के खिलाफ क्षेत्रीय साझेदारी का मजबूत उदाहरण बताया। इक्वेडोर की राष्ट्रपति ने एक दिन पहले ड्रग्स के खिलाफ अभियान में अमेरिकी भागीदारी की पुष्टि की थी। राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने कहा कि क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो बंदरगाहों के जरिए कोकीन को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाते हैं। दरअसल कोलंबिया और पेरू में उत्पादित करीब 70% कोकीन की तस्करी पड़ोसी देश इक्वाडोर के रास्ते ही होती है। जापान प्रशांत महासागर स्थित एक निर्जन द्वीप पर परमाणु कचरे के निस्तारण के लिए संभावित स्थान के रूप में विचार कर रहा है। मिनामितोरिशिमा नाम का यह द्वीप टोक्यो से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, जो आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है। सरकार ने शुरुआती भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए टोक्यो की स्थानीय प्रशासनिक इकाई को अनुरोध भेजा है। दरअसल फुकुशिमा हादसे के 15 साल बाद जापान परमाणु ऊर्जा के अधिकतम उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी वर्ष जनवरी में देश ने 2011 के बाद
पहली बार दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र को फिर से चालू किया है। मलेशिया की एंटी करप्शन एजेंसी करीब $280 मिलियन की डील से जुड़े कथित पावर के दुरुपयोग, फ्रॉड और गवर्नेंस से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। यह समझौता पिछले मार्च में हाई एंड सेमीकंडक्टर उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था। MSCC प्रमुख के अनुसार अब तक वित्त मंत्रालय, निवेश प्राधिकरण और वाणिज्य मंत्रालय सहित विभिन्न एजेंसियों से 12 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसी मामले में एक पूर्व मंत्री को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हालांकि उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया।